नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका भर्ती को लेकर के बात करेंगे और आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मुख्य सेविका भर्ती में लगभग 1 वीक पहले हमने आप सभी को बताया था कि आपका रिजल्ट जनवरी में ही आने की पॉसिबिलिटीज़ है, जनवरी में ही आने की उम्मीद है और रिवाइज्ड आंसर की आपकी 16 दिसंबर के बाद ही आप उम्मीद करिएगा। और इसके बाद आप देखेंगे कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर अलग अलग जानकारी आपको देखने को मिल जाता होगा कि इसी महीने रिजल्ट आ जाएगा लास्ट तक। यानी एक तरह से जो भी चीज़ें बताई जाती है उसमें कितनी सत्यता होती है, ये चीज़ें हम उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि एक बार आप सभी अपने स्तर से ज़रूर पता किया करें। केवल अनुमान से बताने से कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि हमें यहाँ पर मिल करके कोशिश करनी चाहिए कि हमारे रिजल्ट में देरी ना हो। अभी देखिए, वीडियो 2018 भर्ती में स्कैनिंग को भी लेकर के हमने पहले भी रिपीट किया था कि जब कार्य पूरा हो जाएगा ऑटोमेटिकली आप सभी को बता देंगे। बाकी कहाँ से क्या बताया जाता है वो उनकी अपनी जानकारी हो सकती है, बट जितना काम हुआ था उतनी जानकारी हमने आप सभी को दे दी थी। काम आपका रुका हुआ था बीच में, और जब भी आपका काम दोबारा से स्टार्ट होगा रिवाइज्ड आंसर की, उसके कुछ दिन बाद ही आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और डीबी के नोटिस भी जल्दी, यानी जब प्रोसेस स्टार्ट होगा तो फिर ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन प्रोसेस स्टार्ट होने में ही जितना समय लग जाए। और हम लोग यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि आपकी भर्ती में कोई भी डिले हो। वीडियो 2018 भर्ती के अभ्यर्थी दोबारा से गए थे, कुछ दिन पहले भी वो लोग गए थे। हमने उन लोगों से निवेदन भी किया था कि आप लोग दोबारा से फिर जाइएगा। वो लोग फिर से गए थे और आप सभी जानते हैं कि वो लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, परेशान भी हुए वो लोग आयोग जा कर के कि सर हमारे रिजल्ट में देरी क्यों हो रही है। 2018 की भर्ती है, री एग्जाम हो चुका है। उनकी भर्ती की प्रोसेस भी आगे बढ़ाई जा सकती है पैरेलल में। ऐसा नहीं कि उनकी भर्ती पर अलग से काम करना होगा, आयोग में एक साथ कई भर्तियों पर काम हो जाता है। इस वीडियो में समकक्षता को लेकर के भी बात करेंगे, क्योंकि समकक्ष का मतलब सबसे पहले हमें यहाँ पर जानना चाहिए। और अलग अलग भर्ती या अलग अलग जो बोर्ड होते हैं सभी के अपने अपने उसमें नियमावली होती है, और इसमें ये उनको अधिकार होता है कि समकक्षता के अंतर्गत किनको रखा जाता है। इसमें पहले से चीज़ें हम बिल्कुल मान करके नहीं चल सकते हैं। कई बार जो सब्जेक्ट मांगा जाता है उसके हिसाब से भी समकक्ष देखा जाता है। कई बार जो उसमें कोर्सेस मांगे जाते हैं, जैसे अगर मान लीजिए स्नातक मांगा गया है तो स्नातक के समकक्ष ही देखा जाता है। वहाँ पर ये नहीं देखा जाता कि आपने किस वर्ग से किया है। अगर सिर्फ यही देखना होता तो आप सभी देखेंगे कि जो प्राइमरी शिक्षक भर्ती होती है डीएलएड वाले एलिजिबल होते हैं, तो नियोज से डीएलएड वाले एलिजिबल क्यों नहीं होते हैं? डीएलएड तो उन लोगों ने भी किया होता है। तो यहाँ पर चीज़ें थोड़ा सा समझने वाली होती हैं। और मैं बिल्कुल आप सभी के साथ होता हूं कि जो लोग एलिजिबल हों भर्ती में उन्हीं को लिया जाना चाहिए, और आयोग भी ऐसा ही करेंगे, जो एलिजिबल रहेंगे उन्हीं को लिया जाएगा। बशर्ते यहाँ पर जो कुछ भी डाउट था, ये डाउट आज से नहीं, ये डाउट बहुत पहले से, जब फॉर्म भरे जा रहे थे उस समय से ये डाउट चला आ रहा है। बहुत लोग इसी डाउट के चक्कर में फॉर्म नहीं भर पाए, फिर बहुत लोग इसी चक्कर में एग्ज़ाम नहीं दे पाए, और अब रिजल्ट आएगा तो फिर आगे डीबी होगी। जब डीबी होगा तो सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और यही दिक्कत होती है यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों में कि डॉक्यूमेंट्स तो अपलोड करवाए नहीं जाते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पता चलने पर कोई भी अभ्यर्थी हो, अगर उनको पहले से क्लियर ना बताया जाए तो उनकी पूरी मेहनत बेकार हो जाती है। तो ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। और कुछ अर्हता या फिर समकक्षता का विवाद ऐसा होता है जो कि आयोग अपने स्तर से क्लियर नहीं कर पाते। मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ एएसओ भर्ती में। अब आप यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि समकक्षता को कैसे समझा जाता है, कैसे उसको देखा जाता है। एएसओ भर्ती में ओ लेवल बोला गया था, समकक्ष मांगा गया था, उसमें जो पीजी जो डिप्लोमा कोर्स होता है, अब उस पर निर्णय लिया जाना है। कमेटी बन गई है दोनों के लिए। इसमें अभ्यर्थी कम है। अब आप ध्यान से इस चीज़ को देखेंगे कि अभ्यर्थी कम है, सीटें खाली न चली जाएँ। अब इसमें किस प्रकार से डिसीजन लेती है कमेटी, दोनों ही चीज़ें देखी जाती हैं। अब ये चीज़ें जो होता है शासन स्तर से ही बैठक करके वहाँ से डिसीजन फाइनली आता है, और उसी के हिसाब से फिर आयोग अपना कार्य करते हैं। यही रीज़न है कि आपकी भर्ती में आयोग या सचिव सर कुछ भी कहने से बचते हैं। जो भी भर्ती की नियमावली होगी उसमें जो भी शासन का निर्देश होगा उसी के अनुसार भर्ती में आगे की प्रोसेस बढ़ाई जाएगी। अब यहाँ पर एक चीज़ आप सभी और जान लीजिए, जो प्रपोजल भेजा गया था इसमें सिंपल स्नातक की बात हुई थी, लेकिन वो प्रपोजल गवर्नमेंट के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया गया। हालांकि उस प्रपोजल को लेकर के भी बहुत तरह की चीज़ें आप सभी को सुनने को मिला होगा। और अगर ये प्रस्ताव पास हो गया होता है, यानी सरकार की, शासन की सहमति मिल गई होती, तो उस स्थिति में आपकी भर्ती में कोई भी स्नातक होते हैं उनको मान्य किया जाता। भर्ती तब भी केवल फीमेल कैंडिडेट के लिए होती, मेल तब भी फॉर्म नहीं भर पाते। लेकिन ये होता कि फिर स्नातक कोई भी होते वो लोग फॉर्म भर सकते थे। आपकी भर्ती में केवल सब्जेक्ट की बाध्यता है, और उसमें स्नातक ही होना चाहिए, ग्रेजुएशन ही होना चाहिए।
तो इसीलिए आपकी भर्ती में समकक्ष को लेकर के आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें हम आप अगर कुछ भी डिसाइड करते हैं तो हमारे आपके डिसाइड करने से चीज़ें नहीं समझ में आ पाएंगी। ये चीज़ें जब शासन स्तर से निर्णय लेकर के जब वो लोग खुद डिसाइड करेंगे या फिर इसमें कोई नोटिस आ गई होती पहले से कि हाँ इसमें समकक्ष के अंतर्गत इन इन चीज़ों को माना जाएगा, इन स्नातक कोर्सेज को, एएसओ भर्ती में हो या फिर कोई अन्य बहुत सारी ऐसी भर्तियाँ हैं जहाँ पर ये समकक्षता का विवाद, LT ग्रेड शिक्षक भर्ती है, लोक सेवा आयोग से विज्ञापन आना है, वहाँ पर भी सेम चीज़ें हैं, समकक्षता का विवाद है। हालांकि जो शिक्षक भर्तियां होती हैं वहाँ पर वो विषय अनिवार्यता होना चाहिए लास्ट ईयर तक। कुछ जगह पर यह बाध्यता नहीं भी होती है, कुछ जगह पर नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से लिख करके आता है कि 3 साल में वो विषय होना चाहिए। कुछ जगह पे आप देखेंगे स्पष्ट रूप से लिखा जाता है कि सिर्फ यही कोर्सेज मान्य होंगे। अभी देखिए रेलवे ALP में आप देखेंगे पहले उसमें बीटेक वाले वो लोग एलिजिबल नहीं होते थे, डिप्लोमा वाले एलिजिबल होते थे, लेकिन अब वहाँ पर ALP में उनको भी एलिजिबल किया गया। इसी तरह से JEE की भर्ती है, बीटेक वाले आज भी एलिजिबल नहीं है, जबकि उनकी हायर डिग्री है, सेम पढ़ाई करते हैं, लेकिन उनकी डिग्री हायर होने के बावजूद भी उनको एलिजिबल नहीं माना जाता, क्योंकि नियमावली ही ऐसी बनी है। इसी तरह से आपकी भर्ती में जो नियमावली होगी आयोग उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। अब यहाँ पर आप सभी देख लीजिए, जो भी हमने अपडेट आप सभी को दी थी, जनवरी में ही आपका रिजल्ट आने की उम्मीद है। जितनी जल्दी आपका रिजल्ट आ जाएगा, फरवरी तक आपकी भर्ती लगभग कंप्लीट हो सकती है, भले ही फाइनल रिजल्ट के लिए थोड़ा वेट करना पड़े आप सभी को। अब यहाँ पर हमारा आप सभी से निवेदन है कि जब भी ट्विटर कैंपेन के लिए हम आप सभी से रिक्वेस्ट करें या फिर जनता दरबार में जाने के लिए आप सभी से रिक्वेस्ट करें, बहुत जल्दी आपको डेट बताने वाले जब भी मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम होगा, तो प्लीज़ उसमें आप लोग सहयोग जरूर करिएगा। इसी तरह से जब भी आयोग जाने के लिए आप सभी से रिक्वेस्ट किया जाए, आप लोग प्लीज़ चले जाइएगा। विशेष करके सिर्फ और सिर्फ लखनऊ के जो भी अभ्यर्थी हैं केवल आप चले जाएँ, केवल आप चले जाएं, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ जाकर के सचिव सर से निवेदन करना होता है। 10-20 लोग भी चले जाएं, सिर्फ लखनऊ के आसपास के, बाकी दूर के लोग क्यों परेशान हो। तो जब भी आप सभी से निवेदन करेंगे तो प्लीज़ आप लोग जाने के लिए तैयार रहिएगा। ठंड का मौसम भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठंड भी बढ़ रही है, तो आपको अपना भी ध्यान रखना है और थोड़ी सी प्रयास में भर्ती में निरंतर करते रहना है, ताकि आपकी भर्ती ठंडे बस्ते में न जाए। कोशिश करते रहेंगे तो भर्ती प्रक्रिया में कुछ न कुछ कार्य होता रहेगा, तो भर्ती आपकी जल्दी पूरी होगी। और हम सभी लोग चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले आपकी भर्ती पूरी हो जाए, कोई भी पुरानी भर्ती हो, लेकिन आपकी भर्ती को लेकर के विशेष प्रयास ये होता है कि सभी फीमेल कैंडिडेट्स हैं, तो आपकी भर्ती जितनी जल्दी पूरी हो जाए उतना अच्छा है। तो संशोधित आंसर की अभी भी आप सभी से वही कह रहे हैं कि 16 दिसंबर के बाद आपको संशोधित आंसर की कभी भी देखने को मिल जाएगा, और इसी महीने देखने को मिल जाएगा। बाकी इस महीने रिजल्ट आने की उम्मीद कम है, पहले उम्मीद थी तभी हमने आपको अपडेट दी थी। चीज़ें हमारे आपके हाथ में नहीं होती, जो भी उस समय की जानकारी होगी वही चीज़ें आप सभी को बता पाएंगे। और फिलहाल में पिछले 1 हफ्ते भी वही अपडेट दी थी हमने, और आज भी आप सभी को वही बता रहे हैं कि आपका रिजल्ट इस महीने आने की उम्मीद बहुत कम है। अगर आने वाला होगा तो आप सभी को बता देंगे, लेकिन अभी आने की उम्मीद कम है। बाकी अनुमान से किसी को नहीं बताना चाहिए, बल्कि ये कहना चाहिए कि हम लोग कोशिश करें ताकि रिजल्ट आपका जितनी जल्दी पॉसिबल हो उतनी जल्दी आ सके। अब यहाँ पर देखिए, जो भी हमने आप सभी को एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रखी है, उसके अकॉर्डिंग आप सभी समझ सकते हैं कि अगर फुल मार्क्स, अगर 2 या 3 फुल मार्क्स मिल जाएंगे तो इसमें यहाँ पर कहने वाली बात नहीं है। ऑब्वियस सी बात है कि कट ऑफ थोड़ी सी बढ़ेगी, क्योंकि अगर 100 में से अगर 50 या 40 अगर अभ्यर्थियों के भी अगर फुल मार्क्स से उनको फ़ायदा मिलता है, या एन एवरेज अगर 30 से 35 भी मान लीजिए, सीटें बहुत कम है, अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा है, तो उस स्थिति में जितने फुल मार्क्स मिलेंगे लगभग उस फुल मार्क्स का लगभग 60 से 70% कट ऑफ बढ़ जाती है। मतलब अगर 2 फुल मार्क्स मिले दोनों शिफ्टों में, तो आप समझ लीजिए कि 1 से 1.5 नंबर तक कट ऑफ बढ़ सकती है, क्योंकि आपके भी तो नंबर बढ़ेंगे। हालांकि कुछ बहुत से कम, ज़्यादा नहीं लेकिन बहुत कम अभ्यर्थियों को नुकसान भी हो जाता है। जैसे 2 नंबर मिले, हमारे दोनों ही प्रश्न पहले से सही थे, हमको कोई फ़ायदा नहीं मिला, बाकी लोग हमसे आगे निकल गए, तो कभी कभी हम क्या होता है कि थोड़े से पीछे हो जाते हैं उन अभ्यर्थियों की तुलना में। तो फुल मार्क्स से किसी का नुकसान तो नहीं होता, लेकिन अदर अभ्यर्थियों की तुलना में उन अभ्यर्थियों को लॉस हो जाता है, नुकसान हो जाता है। अब यहाँ पर किसी को ये नहीं कहना चाहिए कि फुल मार्क्स बाद में कट ऑफ लोग ज़्यादा बताएंगे, अभी कट ऑफ कम बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब फुल मार्क्स मिलेंगे तो बिल्कुल यहाँ पर सोच, मतलब अपने से आप समझ सकते हैं, हम सभी लोग समझ सकते हैं कि कुछ ना कुछ नंबर तो बढ़ जाएंगे कट ऑफ के पॉइंट ऑफ व्यू से। डॉक्यूमेंट्स में आप सभी देख लीजिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं सभी आपके कंप्लीट होने चाहिए, और आप सभी कोशिश करिएगा जो भी आपने ग्रेजुएशन किया हो इसमें आप डिग्री या सर्टिफिकेट निकलवा लीजिएगा। प्रोविजनल से काम हो जाता है, बट आप डिग्री या सर्टिफिकेट निकलवा लेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी से अगर आप डिग्री निकलवाते हैं तो आप सभी जानते हैं कि प्रोसेस चेंज हो चुका है, आपको एक फॉर्म देना होता है, उसकी फ़ीस रसीद कटवानी होती है, और लगभग जो 10 से 15 दिन में आपके पोस्टल एड्रेस पे, आपके आधार कार्ड वाले एड्रेस पे आपको सर्टिफिकेट या डिग्री मिल जाती है। अगर आप डायरेक्टली जाकर के लेना चाहें तो आप वैसे भी ले सकते हैं, उसमें अभ्यर्थी को ही जाना पड़ता है। बाकी आप बात कर लेंगे तो बिना अभ्यर्थी के भी कैसे, उनके कोई रिलेटिव कोई परिवार के हों, अपना आधार कार्ड सबमिट करके आप भी निकलवा सकते हैं अपने अभ्यर्थी के बिहाफ पर। तो डिग्री या सर्टिफिकेट आप सभी निकलवा लीजिएगा। सभी ईयर के मार्कशीट होनी चाहिए, 10th का 12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट होना चाहिए। डोमिसाइल और कास्ट, EWS और बाकी जो जनरल के अभ्यर्थी होंगे आपको डोमिसाइल भी नहीं देना पड़ता है।
बाकी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो हो गई, बस इतने ही डॉक्यूमेंट्स आपको देने होते हैं, बाकी और कोई डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं लगेंगे। कुछ थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स अगर लगने होंगे तो आपको बता दिया जाएगा। बाकी जब आप टीवी कराने जाएंगे वहाँ पर आपको चेक लिस्ट भरवाया जाता है, जो कि पूरी फुल डिटेल्स आपको वहाँ पे मांगी जाती है। जो प्रपत्र मिलेंगे डाउनलोड करेंगे डीबी लेटर के साथ में, वो भी आपको भर करके देना होता है। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपके मन में कोई भी दुविधा हो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आप हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन हो सकते हैं। प्लीज़ केवल अभ्यर्थी जुड़े, बाकी लोगों से निवेदन है, इस तरह की चीज़ें शिकायतें मिलती हैं, लेकिन उन सभी भाइयों से निवेदन है कि प्लीज़ आप लोग कोई भी अन्य भर्ती की हो या फिर इस भर्ती से आपका संबंध ना हो, या भर्ती का आप अभ्यर्थी हो, तो प्लीज़ आप ग्रुप में मत जुड़िएगा। ग्रुप्स के लिंक आपको इसी चैनल के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में भी पिन करके मिल जाएंगे। वीडियो को आप सभी शेयर भी कर दिया करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।